हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। उसका भी जो पेपर नहीं हुआ है 7th फेज़ का, उसके बारे में बात करेंगे। जो अभी तक हो गया है उसके बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे कितने नंबर तक मिनिमम और मैक्सिमम आ सकते हैं बच्चों के और क्या कट ऑफ रह सकता है। हम बिल्कुल डिटेल एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल हर एक पहलू को देखेंगे हम एग्ज़ाम के। सो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ और आगे की तरफ आप जितने भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है हम आपको ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे। उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। सो अगर वीडियो पसंद आता है और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्यों डिसलाइक किया है, ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूवमेंट कर सके। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जो है ये 2019 में आया था, ठीक है। मार्च के टाइम आया था जो स्टार्ट हुआ था और फरवरी में नोटिफिकेशन आया था इसका, ठीक है। उसके बाद अभी तक जो है 6 सीबीटी हो चुका है। 8 अप्रैल को लास्ट सीबीटी का था, ठीक है। और मतलब कुछ हमारे मित्र हैं जिनका साथ एक कुछ ट्रेजेडी हो गया, इंसिडेंट हो गया कि वो वहाँ आधार कार्ड लेके गए थे और आधार कार्ड के थ्रू वो स्कैन कर रहे थे वहाँ पे गेट पे। तो स्कैन करके उनका आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो पा रहा था, तो उनको पैन कार्ड मांगा गया था। तो पैन कार्ड था नहीं उनके पास, तो उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दोनों चीज़, आपका आधार और पैन दोनों ले जाया कीजिए एग्ज़ाम में। कहीं कहीं क्या होता है कि कभी कभी जो आधार होता है वो लैमिनेट होने के कारण उसमें क्या होता है कि कभी कभी स्क्रैचेस आ जाते हैं एग्जामिनेशन के ऊपर, तो वहाँ पे स्कैनिंग नहीं हो पाती है। तो उस केसेस में पैन कार्ड का भी नीड होता है, ठीक है। तो पैन कार्ड से भी आप इंटर कर सकते हैं। सो ये दोनों चीज़ आप कैरी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उसका देखिए पोस्ट, जो टोटल पोस्ट थी वो 35,277 थी, ठीक है। और जितने भी हैं आपको पता है ग्रेजुएशन के लिए और जो वहाँ पे है 10+2 के लिए दोनों में बांट दी गई थी पोस्टों को, तो ये आपको पता ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं, जल्दी जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको थोड़े समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके। सो आइए सबसे पहले देखते हैं कि देखिए जो हार्ड शिफ्ट था उसमें कैसा था। अगर मान लीजिए आपका शिफ्ट हार्ड है, ठीक है, और अभी बात भी करेंगे। हार्ड शिफ्ट था, उसमें जनरल अवेयरनेस में था 40 क्वेश्चंस थे। उसमें जो अटैम्प्ट्स जो गए थे मैक्सिमम वो 23 से 28 के बीच में ही अटैम्प्ट थे बच्चों के, जिसमें से 4 से 5 गलत हो जाते थे, ठीक है। ऐसा होता है कि आपको लगता है गलत नहीं है, लेकिन घर पे आएंगे या आपका आंसर किया आएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके गलत हो चुके हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो मार्क्स है इसमें 22 से 18 के बीच में आ जाते हैं आपके जनरल अवेयरनेस में। उसके अगर हम बात करते हैं मैथ की, तो मैथ में 30 क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि अटैम्प्ट्स होते हैं 22 से 26 के बीच में, जो कि मैं हार्ड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। तो उस केसेस में क्या होता है, जो कि 2 से 3 गेस मार्क्स होते हैं या रॉन्ग हो जाते हैं, तो आपका 23 से 18 के बीच में आपके नंबर वहाँ पे स्कोर बनते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 23 बनते हैं और 18 मिनिमम बन जाते हैं, जो कि एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की। वहाँ पे आप देखिए 30 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 24 से 26 रीजनिंग हमेशा यूनिफॉर्म रहता है सारे शिफ्ट में, ठीक है, लगभग। क्योंकि रीजनिंग ऐसा पार्ट है जो कि रेलवे चाहे आपका एसएससी कभी भी भारी नहीं करता है रीजनिंग को। रीजनिंग थोड़ा इजी लेके चलते हैं वो, ठीक है। तो अटैम्प्ट्स आपके 24 से 26 चले जाते हैं और उसमें 2 से 4 के बीच में चांसेस होते हैं गलत होने के, ठीक है। ये मैं एक लेके चल रहा हूँ क्योंकि ह्यूमन एरर भी होता है कुछ जो कि गलत हो जाता है वहाँ पे। तो ओवरऑल जो मार्क्स आते हैं आपके 23 से 19 के बीच आते हैं। अगर हम इन सब मार्क्सों को जोड़ दिया जाए, इन जितने नंबर्स हैं मैक्सिमम और मिनिमम को, तो मैक्सिमम जो आपके मार्क्स होते हैं वो लमसम आपके जाते हैं यहाँ पे 65 के आसपास, ठीक है। जो कि आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये 68 के आसपास जो कि मैक्सिमम जाते हैं हार्ड शिफ्ट में, और मिनिमम जो जाते हैं वो 55 के आसपास जाते हैं, जो कि हार्ड शिफ्ट में होता है। जो कि एवरेज बच्चे होते हैं जो कि ये थोड़ा मेहनत करते हैं और उनको पता रहता है और थोड़ा पढ़ते भी हैं, तो उनके इतने नंबर आ जाते हैं इसी बीच में, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर एवरेज होता है तो एवरेज शिफ्ट में देखिए क्या होता है, 40 क्वेश्चन हैं, तो 40 में से 26 से 30 जो होते हैं वो आपके अटैम्प्ट्स हो जाते हैं जनरल अवेयरनेस में। तो आपके गेस वर्क्स होता है वो 4 से 5 के बीच होता है। तो ओवरऑल जो मार्क्स आते हैं वो 25 से 20 के बीच में आता है आपको। उसके मैथ की बात करें तो 30 क्वेश्चन होते हैं, तो जिसमें जो अटैम्प्ट्स होते हैं वो 24 से 26 के बीच लेते हैं एवरेज शिफ्ट वाले बच्चे, और उसमें गेस वर्क्स 2 से 3 होता है, जो कि आपका ओवरऑल नंबर जो आपको देता है वो 24 से 20 के बीच देता है। अगर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की, 30 क्वेश्चंस होते हैं, अटैम्प्ट्स 24 से 26 जो कि यूनिफॉर्म है, और उसके बाद 2 से 4 गलत हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो आपका आता है 24 से 19 के बीच आता है नंबर, ठीक है।
अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स को जोड़ दिया जाए तो यहाँ देखिए मैक्सिमम जो मार्क्स बनता है वो 73 बनता है और मिनिमम बनता है जो 59 बनता है, जिसके बीच में आपके बच्चों के मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ और जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल फैक्ट्स हैं, आप देख लीजिएगा, आंसर किया आएगा तो इस बार का कट ऑफ भी उसी हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, और मैं जो बता रहा हूँ उसी बीच में आपके नंबर्स होंगे। ठीक है, आपके शिफ्ट या तो हार्ड है या इजी है या एवरेज है उसके हिसाब से। ठीक है, तो आप देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो इजी शिफ्ट हो जाता है, तो इजी शिफ्ट में क्या होता है, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, तो अटैम्प्ट तब आपके बढ़ जाते हैं। तो उस केस में आपके अटैम्प्ट रहते हैं 28 से 33, जिसमें कि गेस वर्क हो जाता है 4 से 5 क्वेश्चंस। तो आपका जो बनता है ओवरऑल मार्क्स वो 28 से 22 के बीच में बन सकता है। ठीक है, उसके बाद हम मैथ्स की बात करें तो 30 क्वेश्चंस होते हैं, अटैम्प्ट 25 से 27 के बीच हो जाते हैं क्योंकि उसमें ईजी हो जाता है, तो 25 से 27 के बीच में ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि जो गेस वर्क होता है 1 से 3 क्वेश्चंस के बीच होता है और जो ओवरऑल मार्क्स आता है वो 26 से 21 के बीच होता है। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। रीजनिंग में क्या होता है, 30 क्वेश्चंस होते हैं, 25 से 28 के बीच में आपके जो अटैम्प्ट्स जाते हैं बच्चों के, और जो गलत हो जाते हैं गेस वर्क होते हैं वो 2 से 4 होते हैं, और जो टोटल ओवरऑल आता है वो 25 से 20 के बीच आता है। अगर इन सब को भी जोड़ दिया जाए तो इजी शिफ्ट में आते हैं 79 मार्क्स आपके मैक्सिमम, और जो मिनिमम आते हैं वो आपके आते हैं 63 मार्क्स मिनिमम। ठीक है, इजी शिफ्ट में। अब हम बात करते हैं, देखिए इजी शिफ्ट में क्या होता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन जो है, नॉर्मलाइजेशन का जो फ़ायदा है ना वो बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, आपकी बार नॉर्मलाइजेशन अगर होता है, ठीक है, तो आप इजी शिफ्ट में अगर हैं तो इजी शिफ्ट में आपका मैक्सिमम बढ़ सकता है तो 7 नंबर मैक्सिमम बढ़ सकता है। ठीक है, 7 से 8 नंबर इस बार का जो चीज़ है वो बिल्कुल बदल दिया गया है। मैक्सिमम बढ़ सकता है, तो वैसे बढ़ेगा नहीं इतना, 3 से 4 नंबर ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि पिछले बार क्या होता था बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे थे बच्चों के नंबर। तो इस बार रेलवे का नया फंडा है, ठीक है, जो कि आपका देखने को मिलेगा इस बार आपके नॉर्मलाइजेशन फैक्टर में। ठीक है, उसके मीडियम की बात करें, अगर एवरेज शिफ्ट है तो उसमें क्या होता है आपका लमसम 10 नंबर के आसपास बढ़ता है। ठीक है, ये मैं आपको 10 से 12 नंबर के बीच आपको बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ अगर आपके हार्ड शिफ्ट होते हैं, ठीक है, अगर हार्ड शिफ्ट की बात करें तो आपका 15 से 17 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं, याद रखिएगा। इस तो आंसर जो आपके कट ऑफ होता है वो इसी तरह से आपका मूव कर जाएगा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 15 नंबर तक बढ़ सकता है हार्ड शिफ्ट में। ठीक है, तो कट ऑफ इसी तरह से मूव करेगा। तो आपका जो कट ऑफ होता है वो हमने जो डिसाइड किया है, अगर आपका रॉ मार्क्स ऐसे हैं तो आपको बिल्कुल सेफ़ है, और अगर आपके रॉ मार्क्स इतने नहीं हैं, थोड़े कम हैं, तो बिल्कुल आप इंतज़ार कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन एक फैक्टर है जो कि बहुत ही मतलब अनप्रिडिक्टेबल है, आपको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो नॉर्मलाइजेशन काम करता है, नॉर्मलाइजेशन 3 चीज़ों पे काम करता है। अटैम्प्ट्स कितने किए हैं, उसका एक्यूरेसी क्या है आपकी, ठीक है, और उसके बाद होता है टफनेस लेवल। ठीक है, टफनेस लेवल जो होता है पेपर का उस पे काम करता है। तो 3 चीज़ों पे काम करता है, और आप देखिएगा भी जो आपका रिज़ल्ट आएगा उसमें पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं बोर्ड वाइज जो कट ऑफ है वो क्या हो सकता है। अजमेर की बात करें तो 64 से 68 के बीच में अगर आपका है, अगर वो मार्क्स आता है तो ऑलमोस्ट आप सेफ़ हैं। ठीक है, अहमदाबाद की बात करें तो 66 टू 68 के बीच में आप बिल्कुल सेफ़ हो जाएंगे। ठीक है, इस बार थोड़ा कट ऑफ सबका हाई भी जाने वाला है, क्योंकि जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बच्चे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अटेंडेंस 50% ही है। ठीक है, तो 50% भी बहुत हो जाता है, लमसम 80 लाख के आसपास है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इलाहाबाद की देखें तो 68 टू 71 है, और अगर हम बेंगलोर की बात करें तो 66 टू 64 के बीच है। ठीक है, भुवनेश्वर की बात करें तो 66 टू 68 है, भोपाल की बात करें तो 66 टू 68 है। ठीक है, अब बिलासपुर की बात करें 65 प्लस है। ठीक है, हो सकता है कहीं कहीं आपको 60 के आसपास भी हो जाए, तो उसमें आप बिल्कुल, ये मेरा ऐसा है कि ये मेरा प्रिडिक्शन है, और मैंने कुछ सोर्सेज से जो मैंने देखा है वहाँ पे कट ऑफ, तो वहाँ से मैंने ये चीज़ मैंने देखा है कि इतना रह सकता है इस बार का रॉ मार्क्स आपके इतने आने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल है, ये जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बाकी SC ST की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट जनरल कैटेगरी किसी भी कैटेगरी से जनरल कहीं से भी आपका जनरल 75 से नीचे नहीं जाने वाला है नॉर्मलाइज होने के बाद। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैं ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, और आप देखोगे भी। ठीक है, सो प्लीज़ इंश्योर रहिए आप इस चीज़ को लिए कि देखिए बिलासपुर से 65 प्लस अगर हैं तो बिल्कुल सेफ़ हैं आप। चेन्नई से 68 टू 70, चेन्नई से बहुत हाई जाने वाली है कट ऑफ, तो प्लीज़
आप इसके लिए तैयार हो जाइए। उसके बाद आप चंडीगढ़ की बात करें तो 67 से 70 ये भी हाई कट ऑफ जोन है। गोरखपुर की बात करें 62 टू 64 के बीच में। उसके बाद अगर गुवाहाटी की बात करें तो 60 से 63 के बीच में रहने वाला है। और जम्मू की बात करें तो 65 टू 67 रहने के चांसेस हैं। कोलकाता की बात करें 67 प्लस रहने के चांसेस हैं। अब मालदा की बात करें तो 61 से 63 रहने के चांसेस हैं। अगर मुंबई की बात करें तो 66 टू 68 रहने के चांसेस हैं। अगर हम बात करते हैं कि और भी जो जोन है, मुजफ्फरपुर जो कि आपका ग्रीन जोन है, इसमें आपका 61 टू 63 अगर आपके आते हैं रॉ मार्क्स जनरल से तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। पटना की बात करें तो 65 टू 68 हैं, बिल्कुल सेफ़ हैं उसके बीच में। और रांची की बात करें तो 60 टू 63 के बीच में आप बिल्कुल सेफ़ हैं। सिकंदराबाद की बात करें तो 62 टू 63 जो हैं आप बिल्कुल सेफ़ माने जाएंगे। सिल्लीगुड़ी की बात करें तो 60 से 62 बिल्कुल सेफ़ हैं। तिरुवनंतपुरम की बात करें तो 62 टू 64 के बीच में आप बिल्कुल सेफ़ माने जाएंगे। देखिए ये मैं तो नॉर्मल आपको जनरल कैटेगरी को बता दी। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST या EWS तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं और उस हिसाब से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके मार्क्स कितने मतलब आ सकते हैं। ठीक है, एक मोटा मोटी आइडिया रहता है सबके पास, क्योंकि उन जो एग्ज़ाम देते हैं तो हमें पता चल रहता है कि हमारा कितने नंबर बन जाएंगे, तो मैं उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है, तो प्लीज़ आप इसके लिए पैनिक मत कीजिएगा कि हाँ मेरे नंबर इतने कम हैं, इतने ज़्यादा हैं, ये है वो है। बिल्कुल उसके लिए आप पैनिक मत कीजिएगा। ठीक है, सो आप कमेंट करके ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। अब देखिए हम बात करते हैं आंसर की का। देखिए आंसर की जो है इसका रिलीज़ होने का अभी बताया जा रहा था कि अगर मान लीजिए पेपर समाप्त हो जाता था अप्रैल तक, ठीक है, हम वैसे लेके चलते हैं। अप्रैल में अगर पेपर ख़त्म हो जाता है तो उस केस में आपका आंसर की आएगा वो आपका नवंबर तक, मतलब नवंबर बोल रहा हूँ मैं, आपको सितंबर तक आपके आंसर की आने के चांसेस थे और नवंबर तक कम्प्लीटली रिज़ल्ट आ जाता। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आपका जो कोविड की सिचुएशन है उस हिसाब से तो आपकी चेंज हो चुकी है। अभी तक पेपर हुआ नहीं है, पेपर आपका मई जून तक जाएगा। ठीक है, तो पेपर जब अगर जून तक जाता है तो उस केसेस में आप 3 महीने का गैप रख लीजिएगा, तो आपके आंसर्स की मतलब जो कि मतलब 3 नहीं 2 महीने का गैप रहता है, सॉरी, तो उसमें आपका आंसर की रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर जून में भी जाते हैं अगर आप 6ठे महीने में तो 8वां महीना अगस्त पहुंच जाता है। ठीक है, अगस्त सितंबर तक पहुंच जाएगा और आपका जो रिज़ल्ट है वो जल्दी किया जाएगा, क्योंकि अभी के टाइम में जो जैसी सिचुएशन सही होती है तो चीज़ों को जल्दी जल्दी आपका निकाल कैरी आउट किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग में है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम पेंडिंग में है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका दिसंबर तक रिज़ल्ट कंफर्म आ जाएगा। ठीक है, CBT फर्स्ट का। तो ये आपका हो गया कि आंसर की कब आएगा। अब हम बात करते हैं रिज़ल्ट का। देखिए रिज़ल्ट मैंने अभी बताया आपको कि या तो दिसंबर तक चला जाएगा या तो जनवरी तक चला जाए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है, क्योंकि रिज़ल्ट को जल्दी जल्दी करके आपका, क्योंकि CBT 2 भी कराना है और CBT 3 भी कराना है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जब तक तीनों CBT नहीं होंगे तब तक आपका रिज़ल्ट फाइनल नहीं आएगा। ठीक है, सो प्लीज़ आप इसके लिए पैनिक मत कीजिए। आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका एग्ज़ाम इस साल अगर आपका मतलब जून तक या स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 7th फेज़ का है और 8th फेज़ का, क्योंकि 2 फेज़ में शायद एग्ज़ाम हो और नहीं होता है, 1 फेज़ में होता है, तो जून में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और उसके बाद जो आंसर की है सितंबर तक, जो अक्टूबर तक जो भी आए, और आपके दिसंबर तक आपके रिज़ल्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिज़ल्ट आपके हाथ में रहेगा और उसके बाद आपका CBT 2 की तैयारी होगी। सो प्लीज़ जिनके हो गए हैं एग्ज़ाम वो अपना कमेंट करके अपना नंबर बता सकते हैं, और जिनके नहीं हुए हैं वो अपनी तैयारी में लगे रहें। शायद आपके एग्ज़ाम अभी 1-2 महीने के अंदर स्टार्ट होंगे। 2 महीना तो 1.5 महीना तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अभी चीज़ नॉर्मल नहीं होने वाली है। रेलवे बिल्कुल इतने सारे बच्चों का एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट नहीं करा सकता है। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।